बहू के बारे में सुनकर कमला ताई का चेहरा उतर गया था। कमला ताई ने वैद्य जी से कहा, नहीं वैद्य जी, मेरे बेटे और बहू कभी भी मायापुर नहीं आएंगे। कमला ताई को इस तरह उदास देखकर चंद्रकला भी कुछ उदास हो गई थी। कमला ताई के पास बैठकर उनके कंधे पर हाथ रखते हुए चंद्रकला ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है ताई, ललित आपकी तबीयत के बारे में सुनकर दौड़ता हुआ चला आएगा। वैद्य जी ने भी चंद्रकला की बात को जारी रखते हुए कहा, हाँ ताई, ललित कोई आपसे नफरत नहीं करता है, वो तो बस इस बात से नाराज है कि आप उसके साथ शहर क्यों नहीं गए। चंद्रकला और वैद्य जी की बातें सुनकर कमला ताई को अपने बेटे ललित की काफी ज्यादा याद सताने लगी थी। वैद्य जी ने अपनी बात को खत्म करते हुए कहा, ठीक है चंद्रकला, अब मुझे चलना चाहिए और कमला ताई आप चिंता मत कीजिए, मैं हर 2-3 दिन में आकर आपके पैर की जांच करता रहूंगा। कहते हुए वैद्य जी वहां से चले गए। कमला ताई अभी भी अपने बेटे के ख्यालों में खोई हुई थी। दरअसल कुछ सालों पहले अंगुना के एक हमले में कमला ताई के पति और छोटे बेटे की जान चली गई थी। इस घटना का कमला ताई के बड़े बेटे ललित के दिमाग पर इतना ज्यादा असर हुआ कि उसने ठान लिया कि अब वो मायापुर में नहीं रहेगा और मायापुर छोड़कर चला जाएगा। लेकिन इस बात के लिए कमला ताई नहीं मानी। वो मायापुर को और अपने पति के बनाए हुए मकान को छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहती थी। ललित ने कमला ताई को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन कमला ताई ने एक नहीं सुनी। आखिरकार ललित हमेशा हमेशा के लिए मायापुर छोड़कर चला गया। कमला ताई एक भरे पूरे परिवार में अकेली रह गई थी। इसके बाद भी ललित काफी समय तक कमला ताई को समझाने के लिए मायापुर जाता रहा, लेकिन कमला ताई भी अपनी जिद पर अड़ी रही। असल में कमला ताई के इस घर के साथ और मायापुर के साथ जज्बात जुड़े हुए थे, इसीलिए मायापुर के बाहर कमला ताई का कहीं पर भी मन नहीं लगता था, खासकर शहर में तो बिल्कुल भी नहीं। पर जब ललित के बार बार जाने के बाद भी कमला ताई नहीं मानी, तो धीरे धीरे ललित ने भी मायापुर जाना छोड़ दिया। उसके बाद ललित ने शहर में ही शादी रचा ली और शहर में ही उसे एक बच्चा भी हो गया। पोते के जन्म पर एक बार जरूर कमला ताई शहर गई थी, लेकिन अगले ही दिन वो वहां से वापस भी लौट आई थी। आज ललित का बेटा आरव पूरे 8 साल का होने वाला था, लेकिन इन 8 सालों में ना ही कमला ताई ने आरव को देखा था, ना ही ललित को। इसीलिए इतने सालों बाद ललित और आरव के बारे में सोचकर कमला ताई काफी ज्यादा भावुक हो गई थी। कहीं ना कहीं कमला ताई भी चाहती थी कि ललित अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर मायापुर में आ जाए, भले ही 15 दिन के लिए ही सही। एक दादी का मन अपने पोते के साथ खेलने को लेकर उत्साह से भर गया था, और ये बात चंद्रकला ने अच्छे से भांप ली थी। एक बार फिर कमला ताई के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कमला ताई, मुझे लगता है हमें ललित को एक चिट्ठी तो लिखकर भेजनी ही चाहिए, उसके बाद उसको फैसला करने दो कि वो आएगा कि नहीं आएगा। कमला ताई ने भी हामी में सिर हिला दिया। चंद्रकला ने वहां से जाते हुए कमला ताई से कहा, तो ठीक है ताई, मैं ललित को चिट्ठी भेज के आती हूँ और दोपहर का खाना लेकर आ जाऊंगी आपके लिए, तब तक नीति को यहाँ भेज दूंगी। ये कहते हुए चंद्रकला वहां से चली गई। चंद्रकला को सिर्फ चिट्ठी का ही काम नहीं था, उसे इस बात का भी पता लगाना था कि आखिर क्या वजह थी कि नीति ने आलोक का शिकार किया। इसी सवाल का जवाब पाने के लिए चंद्रकला ये याद करने की कोशिश करने लगी कि कहीं आलोक का खून तो नीति के मुंह नहीं लग गया था। पर चंद्रकला के हिसाब से तो नीति उससे अलग हुई ही नहीं थी, ना ही वो इन दिनों आलोक से मिली थी। फिर आलोक का खून नीति के मुंह कैसे लग सकता है? तभी चंद्रकला को याद आया कि जब वो टीले वाले बाबा के यहाँ से लौटी थी, तब नीति घर पर नहीं थी, बल्कि उसने कहा था कि कुछ लड़के खेल रहे थे, मैं उन्हें देखने चली गई थी। चंद्रकला को शक हुआ कि हो ना हो सारा राज उस दिन में छुपा हुआ है। यही सोचते हुए चंद्रकला सबसे पहले तो अपने घर पर गई, ललित को भेजने के लिए एक चिट्ठी लिखी और घर से निकलते हुए नीति से कहा, नीति बेटा, कमला
कमलाताई के पैर में चोट लग गई है तो वो खुद से कुछ कर नहीं पाएंगी, इसीलिए तुम जाओ और उनके पास ही रहना। उन्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो वहीं पर मौजूद रहना। नीति ने हामी भरी और वहां से जाने को हुई ही थी कि तभी चंद्रकला को शक हुआ कि कहीं नीति कमलाताई को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। यही सोचते हुए चंद्रकला ने नीति को अपने पास बुलाकर उसके सिर पर अपने हाथ को सहलाते हुए कहा, नीति, एक बात हमेशा याद रखना, कमलाताई तुम्हारे लिए माँ जैसी है। वो तुमसे बहुत प्यार करती है और तुम भी उनसे बहुत प्यार करती हो। आज तक जब भी हमें उनकी ज़रूरत रही है वो हमेशा हमारे लिए मौजूद रही है। चंद्रकला इसी तरह लगातार नीति के सिर को सहलाते हुए कमलाताई के बारे में अच्छी अच्छी बातें कही जा रही थी। धीरे धीरे नीति की आंखें बंद हो गई और नीति चंद्रकला की बातों में पूरी तरह सम्मोहित हो चुकी थी। वैसे तो नीति के मन में कमलाताई के लिए हमेशा से ही प्यार और इज्जत बहुत ज्यादा थी, पर अब वही प्यार कहीं अधिक गहरा हो चुका था। चंद्रकला को जब पूरा यकीन हो गया कि अब नीति कमलाताई को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, तो चंद्रकला ने नीति को कमलाताई के घर जाने दिया। नीति उछलते हुए वहां से कमलाताई के घर की तरफ दौड़ गई। साथ ही साथ चंद्रकला भी वो चिट्ठी अपने हाथ में लेकर डाकघर की ओर निकल गई। वहीं इन सब से दूर अंगुना की दुनिया में अंगुना इस बात से झल्लाए हुए थी कि उसके हाथ लगी हुई जन्म पत्रिकाएं उसके हाथ से निकल चुकी थी। अंगुना ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, कभी कभी तो लगता है कि सबसे पहले उस चंद्रकला को ही खत्म कर देती हूँ, ताकि फिर मैं अपनी शक्तियों को आसानी से बढ़ा सकूं और फिर अपनी बेटियों को श्राप से मुक्त कर सकूं। पास खड़ी कटीली ने कटाक्ष में जवाब देते हुए कहा, पर अंगुना, चंद्रकला को खत्म करने के लिए भी तो तुम्हें पर्याप्त शक्तियाँ चाहिए होगी ना, और साथ ही साथ चंद्रकला की तरह तेज दिमाग भी। देखा नहीं आज किस तरह बिना अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किए तुम्हारे हाथ की जन्म पत्रिकाओं को भस्म कर दिया। मुझे तो देखकर मजा ही आ गया था। अंगुना ने कटीली पर चिढ़ते हुए कहा, उस चंद्रकला की तारीफी करना बंद करो और इस बारे में सोचो कि कैसे बाकी के 2 शिकार किए जाएंगे। बहुत सोचने के बाद भी कटीली को कोई योजना नहीं सूझी, लेकिन अंगुना ने अपनी बात को रखते हुए कहा, कटीली, चंद्रकला ने उन जन्म पत्रिकाओं को जलाकर बस एक ही उपाय छोड़ दिया है कि घर घर जाकर लोगों की जन्म तिथियों के बारे में पता किया जाए। अंगुना की बातों को ध्यान से सुनने के बाद कटीली ने चौंकते हुए कहा, कैसी बात कर रही हो अंगुना, इन सब में तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। अंगुना ने भी कटीली की बात में हामी भरते हुए कहा, हाँ कटीली, समय तो लगेगा, लेकिन इसके अलावा इस वक्त हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, और वैसे भी एक शिकार तो हो ही गया है। अब सिर्फ 2 शिकार और करने हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा समय लगेगा। कटीली ने कुछ सोचते हुए हाँ में गर्दन हिलाई। अंगुना ने अपनी बात को खत्म करते हुए कहा, तो कटीली, तुम जाओ और मायापुर गांव के ऊपर नजर रखो। जहाँ भी मौका मिले उनके घर में दाखिल हो जाओ और उस घर में मौजूद सभी जन्म कुंडलियां, पहचान पत्र, विद्यालय के पत्र सब कुछ छान मारो और जल्द से जल्द संख्या संयोग शक्ति का संयोग बैठाओ। कटीली अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान लिए वहां से मायापुर के लिए निकल गई। वहीं चंद्रकला ने सबसे पहले उस चिट्ठी को शहर भेजा और फिर वहीं से वो सीधे आलोक के दोस्तों से मिलने चली गई। वहां पहुंचने के बाद चंद्रकला ने उन लड़कों से पूछा, बच्चों, क्या तुम लोग इन दिनों खेलते हुए कभी मेरे घर के आसपास आए थे? उनमें से एक लड़के ने जवाब देते हुए कहा, हाँ चाची, हम तो खेलते खेलते लगभग हर रोज ही आपके घर के पास पहुंच जाया करते हैं। इस पर चंद्रकला ने कहा, नहीं नहीं बेटा, तुम समझ नहीं रहे हो। क्या तुम आलोक की मृत्यु के पहले वहां आए थे? एक दूसरे लड़के ने भी वही जवाब दिया, हाँ चंद्रकला चाची, हम भी वही कह रहे हैं। आलोक के साथ भी हम कई बार उस तरफ खेलने आए। चंद्रकला को समझ नहीं आ रहा था कि वो इन बच्चों से कैसे पूछे, क्योंकि वो नीति का नाम लेकर सीधे तौर पर पूछना नहीं चाहती थी और बिना नीति का नाम लिए ये बच्चे समझ नहीं पा रहे थे। आखिर चंद्रकला ने कुछ सोचते हुए पूछा, बच्चा लोग, आलोक के रहते हुए क्या नीति कभी भी तुम लोगों
के साथ खेलने आई थी? सबने एक दूसरे को देखा और उनमें से एक ने जवाब दिया, नहीं चाची, इन दिनों तो कभी भी नीति हमारे साथ नहीं खेलने आई। हाँ, कुछ दिन पहले एक रोज नीति हमें खेलते हुए देख जरूर रही थी, लेकिन साथ में खेली नहीं। चंद्रकला को एक उम्मीद की किरण नजर आई थी। चंद्रकला उस बच्चे के पास में बैठकर पूछा, बेटा, उस दिन कुछ भी अजीब हुआ था? हर रोज से कुछ भी अलग हुआ था? उस लड़के ने याद करते हुए कहा, नहीं चाची, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था, सब कुछ सामान्य ही था। चंद्रकला अब हार मान चुकी थी। वो थक हार कर वहां से जाने को ही हुई थी कि तभी उस लड़के ने चंद्रकला को आवाज लगाते हुए कहा, अरे हाँ चाची, उस दिन आलोक को किसी जहरीले जानवर ने डंक मार दिया, जिससे आलोक का पूरा शरीर नीला पड़ने लगा था और आलोक की चीख सुनकर नीति भी वहां पहुंच गई थी। आलोक को इस तरह तड़पता हुआ देखकर नीति ने अपने मुंह से खींचकर आलोक के शरीर का पूरा जहर बाहर निकाल दिया। जैसे ही चंद्रकला ने ये सुना, चंद्रकला ने अपना सिर पकड़ लिया। उसे पूरी कहानी समझ आ गई कि नीति ने आलोक का शिकार क्यों किया। जरूर आलोक के खून की कुछ बूंदें नीति के मुंह में चली गई होगी। चंद्रकला को अब ये डर सताने लगा था कि क्या जिस तरह जानवर का खून लगने के बाद नीति जानवरों का शिकार करने लगी थी, उसी तरह क्या वो इंसानों का भी शिकार करने लगेगी? और अगर ऐसा है तो फिर कैसे नीति को इससे बचाया? इन्हीं सवालों में उलझी हुई चंद्रकला अपने घर की तरफ बढ़ रही थी कि तभी उससे रास्ते में राघव टकरा गया। चंद्रकला को देखकर राघव ने अपनी जीप को रोकते हुए नीचे उतरा और चंद्रकला के नजदीक पहुंचा। चलते चलते राघव के पैर लड़खड़ा रहे थे और नजदीक आने के बाद उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। ये देखकर चंद्रकला ने राघव से बात करना भी उचित नहीं समझा। वो बिना कुछ कहे मुंह फेर कर वहां से जाने लगी। राघव ने जब ये देखा तो उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच गई। उसने गुस्से में चंद्रकला की तरफ कदम बढ़ाए। चंद्रकला को उसकी बाजू को पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए राघव ने चंद्रकला से गुस्से में कहा, आज तक तेरी हिम्मत कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ गई है रुदाली। एक सरपंच के सामने इस तरह मुंह फेर कर जाने की जरूरत कैसी हुई तेरी? चंद्रकला राघव से किसी भी तरह की कोई बहस नहीं करना चाहती। उसने बड़े ही आराम से राघव को जवाब देते हुए कहा, मुझे जाने दीजिए मालिक, घर जाने के लिए देर हो रही है। इस पर राघव ने चिढ़ते हुए कहा, चाहे कितनी ही देर क्यों ना हो रही हो, अगर मैंने तुझे रुकने के लिए कहा है तो तुझे यहाँ पर रुकना पड़ेगा। अब चंद्रकला के गुस्से का पारा भी ऊपर चढ़ चुका था। उसने राघव से नजरें मिलाकर कहा, बहुत बड़ी गलती कर दी मालिक आपको सरपंच बनाकर। मुझे रेशमी की बातों में नहीं आना चाहिए था, लेकिन 6 महीने में अगर आपको सरपंच की कुर्सी से ना हटा दिया तो मेरा नाम भी चंद्रकला नहीं। ये कहकर चंद्रकला वहां से चली गई, पर चंद्रकला की धमकी के बाद भी राघव के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी, बल्कि उसके चेहरे पर तो मुस्कान तैर रही थी। जाती हुई चंद्रकला को देखते हुए राघव ने खुद से कहा, 6 महीने में मैं इतना ताकतवर हो जाऊंगा चंद्रकला कि तुम तो क्या, तुम्हारे जैसी 100 रुदाली भी आ गई तो भी मुझे हिला नहीं पाएंगी। राघव खुद से ये सब कह ही रहा था कि तभी वहां पर पंकज पहुंच गया। पंकज को देख राघव ने उससे पूछा, बोल पंकज, कहाँ चलने को कह रहा था? जवाब में पंकज ने कहा, खेत जाने को कह रहा था भाई, और कहाँ लेकर जाऊंगा तुझे? खेत का नाम सुनते ही राघव के जहन में वो डर फिर से पैदा हो गया जो उस दिन उसे महसूस हुआ था। उसने पंकज से कहा, नहीं पंकज, मुझे उस खेत में कुछ ठीक नहीं लग रहा, एक काम कर, तू ही जाकर आ जा। इस पर पंकज ने कहा, कैसी बात कर रहे राघव, आज से खेत की खुदाई का काम शुरू करना है, मजदूरों से बात करनी है, यहाँ तक कि खेत में ही अफीम के बीज भी पहुँचने वाले हैं। ये सब मैं अकेले कैसे कर सकता हूँ? और वैसे भी आज तो दिन में जा रहे हैं, तो फिर डर कैसा? राघव भी जानता था कि उसका खेत जाना बहुत जरूरी है, लेकिन भले ही वो लोग दिन में जा रहे हों, पर खेत के नाम से ही राघव को डर लग रहा था।
और राघव का डर बिल्कुल गलत नहीं था। वो आत्मा आज भी राघव के आने का इंतजार कर रही थी। क्या आज खेत में राघव का उस आत्मा से सामना होगा और क्या राघव डर के मारे अफीम की खेती का काम छोड़ देगा और क्या चिट्ठी के जवाब में ललित अपने पत्नी और बेटे को लेकर मायापुर आएगा?